कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी प्यारे विद्यार्थी जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इसी प्रकार पढ़ते रहो और अपने घर वालों का, टीचर्स वगैरह का नाम रोशन करते रहो। हम यही उम्मीद करते हैं। आज हम जो अमूर्त बीजगणित है, आपका जो पेपर फर्स्ट है, इसकी प्रॉब्लम क्लास बना रहे हैं। एक प्रॉब्लम क्लास मैंने पहले भी बना दी थी, आज ये सेकंड प्रॉब्लम क्लास आपकी। तो सभी से पहले मैं बात करूंगा जो आपने प्रॉब्लम बताई है उन प्रॉब्लम्स के बारे में, एक्सरसाइज 2.a के बारे में। एक तो आपकी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका फर्स्ट यही है मेरे हिसाब से, और मैं देख लेता हूं, टिक लगा रखा है मैंने बुक में। देखो 10 का फर्स्ट ही है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समुच्चय उनके सामने अंकित संक्रिया के लिए ग्रुप है। तो एक समुच्चय तो क्या दे रखा है, माना समुच्चय G बराबर, ये तो क्या दे रखा है, a प्लस बी रूट 2। ए बी कहां से लेके चल रहे हो आप, Z से, तथा संक्रिया योग संक्रिया है। संक्रिया कौन सी है आपके पास, योग संक्रिया है। अब हमें ग्रुप सिद्ध करना है। अब हमें G प्लस को ग्रुप सिद्ध करना है, यही क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए आप। G प्लस को ग्रुप सिद्ध करना है। ओके, तो सबसे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक एक बात को याद रखेंगे। जो मैंने पढ़ाया था उन बातों को आप याद कीजिए। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था बताइए। मैंने आपको सबसे पहले यही पढ़ाया था कि कोई भी ग्रुप का क्वेश्चन हो तो वहाँ समुच्चय पे डिपेंड होता है कि उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। यदि G में अवयवों की संख्या अनंत है तो हम स्वैच्छिक अवयव लेकर क्या करते हैं, थ्योरी के द्वारा ग्रुप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही समझाया था मैंने। और यदि समुच्चय G में अवयवों की संख्या परिमित हो तो ग्रुप के क्वेश्चन को सारणी बना के सॉल्व करते हैं। यहां G में अवयवों की संख्या कितनी है, अनंत है, क्योंकि AB का मान आपको कहां से लेते जाओगे, Z से। AB का मान चेंज करते जाओगे, G के एलिमेंट्स भी चेंज होते जाएंगे। अब AB Z से लेके चल रहे हैं तो Z में तो कितने अवयव होते हैं, अनंत अवयव, तो G में भी कितने अवयव होंगे, अनंत। तो G में अवयवों की संख्या अनंत है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे आप, थ्योरी के द्वारा। अब टेस्ट नियम कौन सा होता है वो समझो आप। पहला नियम होता है द्विचर संक्रिया। कौन सा नियम होता है, द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया नियम को कैसे सॉल्व करोगे आप वो देखो। आप दो एलिमेंट्स कहां से लेके चलोगे, आपने दो एलिमेंट्स ले लिए, x और y कहां से ले लिया आपने, G से। और जहां x बराबर तो आपने मान लिया a1 प्लस b1 रूट 2, और y बराबर क्या मान लिया आपने, a2 प्लस b2 रूट 2। अब ये x y हमें पता है G में है, तो ये a1 b1 a2 b2 किस में होंगे, Z में। तो आपने दो एलिमेंट G से लिए। अब द्विचर संक्रिया नियम क्या होता है, अरे यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो आप समुच्चय G है, द्विचर संक्रिया के लिए क्या करोगे, दो एलिमेंट G से लोगे, और द्विचर संक्रिया प्लस है तो उनका जोड़ भी किस में दिखाना है, G में। यदि इन दो एलिमेंट्स का जोड़ G में आ गया तो हम कह देंगे G में क्या है, योग संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। तो अब आपको इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ना है, x और y को। तो x क्या है बताइए, a1 प्लस b1 रूट 2 और a2 प्लस b2 रूट 2। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a1 प्लस a2 और प्लस b1 प्लस b2, और यहां से रूट 2, ये G में होगा। क्यों लिख देना, चूंकि a1 A2 कहां से हैं, Z से हैं, तो
इफ A1 प्लस A2 भी किससे होगा, Z से, और B1 B2 कहाँ से हैं, Z से हैं, तो B1 प्लस B2 भी किससे होगा, Z से। दोबारा समझ लीजिए, द्विचर संक्रिया समुच्चय G है तो आप दो एलिमेंट G से लेंगे। अब G में किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, तो आपने x को तो क्या मान लिया, A1 प्लस B1 रूट 2 और y को A2 प्लस B2 रूट 2। G की डेफिनेशन से Z में होता है तो यहाँ भी A1 B1 भी Z में होगा, अरे A2 B2 भी किस में होगा, Z में। अब योग, यहाँ संक्रिया योग है तो आपको इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। आप जोड़ करोगे तो ये आएगा। अब आपको पता है A1 और A2 किससे है, Z से है, और दो पूर्णांक संख्याओं का योग भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है, तो इनका जोड़ भी किस में आ जाएगा, Z में। इसी प्रकार B1 प्लस B2 भी Z में आ जाएगा, और तो ये G में हो जाएगा, क्योंकि G में होने के लिए यहाँ वाला एलिमेंट्स Z में, तो यहाँ वाला एलिमेंट्स किस में, यहाँ भी Z में है, और रूट 2 होना चाहिए, रूट 2 है, और उसका गुणांक किस में होना चाहिए, Z में, तो यहाँ उसका गुणांक किस में है, Z में है, तो G में हो गया दोनों का योग x और y का। तो लिख देना, अतः समुच्चय G में योग संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। योग संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। अब हम बात करेंगे साहचर्य नियम की। तो साहचर्य नियम की बात कैसे करोगे आप, वो समझो। आप तीन एलिमेंट्स कहां से लेके चलोगे, x y z कहां से लेके चलोगे, G से। और जहां x बराबर तो मैंने क्या मान लिया, A1 प्लस B1 रूट 2, y बराबर मैंने क्या माना, A2 प्लस B2 रूट 2, और z बराबर मैंने क्या माना, A3 प्लस B3 रूट 2। अब आपको पता है ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये सब किस में होंगे, Z में होंगे, यही होगा। अब आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। अब एक बार तो x और y को क्या लेना, आपको ब्रैकेट में, z को ब्रैकेट के बाहर। अब आपका एक ही टारगेट है, y और z को किस में दिखाना है, ब्रैकेट में दिखाना है, तो दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान रखिए x की वैल्यू क्या है, A1 प्लस B1 रूट 2, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y की वैल्यू A2 प्लस B2 रूट 2, यही है, और यहां से प्लस z की वैल्यू क्या है, A3 प्लस B3 रूट 2, ये आपके पास है। अब सुनो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपको भी पता है, इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 रूट 2 आएगा। अरे जोड़ोगे तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, A1 A2 आएगा और B1 प्लस B2 रूट 2 आएगा। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं इन चीजों को। आप देखो आगे, अब ये तो सॉल्व हो गया। अब इनको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे आप बताओ। देखो ब्रैकेट का यहाँ महत्व ज्यादा है, आपको भी पता है। इनको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे आप, ये जुड़ेगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और क्या आएगा आपके पास, प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, और यहां से रूट 2, यही तो होगा। इनको जोड़ोगे आप, समझो A1 प्लस A2 में A3 जुड़ेगा तो A1 प्लस A2 ब्रैकेट के अंदर, A3 ब्रैकेट के बाहर, B1 प्लस B2 आएगा और ये B3 आएगा, रूट 2 दोनों में मैंने बाहर ले लिया, ऐसे जुड़ेगा। आगे देखिए, उतार लो इसको। आप एग्जाम में कैसे लिख के आना है, आपको जो मैं समझा रहा हूं वैसे लिख के आना है। वीडियो को रोक के उतार लो, आगे देखो। अब देखिए आप आगे लिख देना, बराबर यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि A1 A2 A3 बिलोंग्स टू Z, इसलिए A1 प्लस, देखो इनको भी उतार लिया होगा आपने, थोड़ा सा लेंथी, अभी मैं बाद में लिख दूंगा, पहले एक बार देख लेते हैं कहाँ तक आएगा ये। यहां से देख लीजिए आप,
देखो अब इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a1 प्लस a2 प्लस a3a। अभी कैसे लिख सकता हूं वो भी समझा देंगे। इसको लिख सकता हूं मैं b1 प्लस b2 प्लस b3 और रूट 2। देखो आप लिख देना, चूंकि a1 a2 a3 b1 b2 b3 बिलोंग्स टू z, इसलिए a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 और b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर b2 प्लस b3। अरे हम जानते हैं कि ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये सब कहां से लेके चल रहे हो आप? z से। और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो कौन से नियम का पालन करती है? साचार्य नियम का पालन करती हैं। तो आप इसका मान ये लिख सकते हो, इसका मान ये लिख सकते हो। तो मैंने ये तो लिखा है, देखो आप, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ये वाला मान, और इसकी जगह मैंने ये वाला मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन में तो वैसे ही तेज हो आप सभी प्यारे विद्यार्थी। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? a1 प्लस b1 रूट 2 और प्लस a2 प्लस a3 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2। ये तो होगा a1 प्लस b1 ही ओनली। रूट 2 भी है तो रूट 2 भी लगाओ, सही है। अब देखो जोड़ोगे तो आप ऐसे जोड़ोगे ना, a1 में तो क्या जुड़ेगा? b1, और रूट 2 गुणा में है ये जुड़ेगा, और इसके साथ ये जुड़ेगा, ब्रैकेट में ब्रैकेट जुड़ेगा, तो a2 प्लस a3 और b2 प्लस b3 और रूट 2। अब इसको सॉल्व करना चाहो आप, तो a1 प्लस b1 रूट 2। अब ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a2 प्लस b2 रूट 2, और इसको लिख सकता हूं a3 प्लस b3 रूट 2। ये लिख सकता हूं इसको मैं। अब इसको तो क्या बोल दोगे आप? वो देखो, देखो क्या बोल दोगे आप इसको? एक मिनट, तो इसको तो बोल दोगे आप x, इसको बोल दोगे आप y, और इसको बोल दोगे आप z। छोटा ही लगा तो कोष्टक क्या जरूरत है? x प्लस वाई प्लस जेड। इसको x बोल दोगे, इसको y बोल दोगे, इसको आप क्या बोल दोगे? z। तो हो गया, लिख देना। अर्थात समुच्चय जी के अवयव, मैं टोटल लैंग्वेज लिखा रहा हूं, आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे। अर्थात समुच्चय जी के अवयव योग संक्रिया के लिए साचर्य नियम का पालन करते हैं। ये देखो थर्ड नियम, देखो बाप रे, थर्ड नियम कौन सा है? तत्समक अवयव का अस्तित्व, वही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसके बारे में आप समझो। आप भी तो तत्समक अवयव का अस्तित्व, इस नियम में क्या होगा? आप एक एलिमेंट्स कहां से लेके चलोगे? आपने x कहां से ले लिया? g से ले लिया, और जहां x आपको पता है कैसा होगा? a प्लस, या डायरेक्ट लिख दिया, अब क्या जरूरत है इतना लिखने की, डायरेक्ट लिखो आप। तो एक एलिमेंट्स आपने कहां से माना? a प्लस बी रूट 2 आपने कहां से माना? g से। तो ये तो आपको पता है कि a b किससे होगा? z में होगा। a b किस में होगा? z में। यही होगा आपके पास। अब देखिए आप, अब ये बताइए आप तत्समक कैसे निकालते हो कि इसमें क्या जोड़ेंगे यही वापस आ जाए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे यही वापस आ जाए। तो a प्लस बी रूट 2 में आप 0 प्लस 0 रूट 2 जोड़ो आप, क्योंकि तत्समक हमेशा जी में भी होना चाहिए। तो हमें पता है वैसे योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है।
लेकिन यहां जीरो को जी में दिखाने के लिए आप कैसा लिखोगे, 0 + 0 √2। कॉमन सेंस की बात है ये। तो इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास, a + 0 और b + 0 √2 बराबर आ जाएगा a + b √2। और 4 ईच आपको पता है 0 + 0 √2 है वो जी में भी होगा। क्यों? क्योंकि 0 किस में है, जेड में है। तत्सम कैसे निकाला हमने, जी का एक अवयव लिया कि उसमें अब क्या जोड़ें कि वही वापस आ जाए। तो उसमें 0 + 0 √2 जोड़ने पर वही एलिमेंट्स वापस आ रहा है। तो तत्सम क्या होगा, 0 + 0 √2 होगा। क्या उसका अस्तित्व है? तो उसके लिए जी में होना आवश्यक है। हाँ, जी में है, क्योंकि ये a + b √2 टाइप का है। ए बी की जगह 0 है, ए बी जेड में होना चाहिए, तो यहाँ 0 भी जेड में है। तो लिख देना, अतः समुच्चय जी में योग संक्रिया के लिए, समुच्चय जी में योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है। ये हो गया। अब हम बात करें करेंगे चौथे नियम की, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। प्रत्येक अवयव का इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक प्रतिलोम नहीं, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। देखो क्या करना है। अब देखो सभी एलिमेंट्स का अलग अलग तो प्रतिलोम निकाल नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्वैच्छिक अवयव लेना पड़ेगा जी से, और उसका प्रतिलोम हमें जी में दिखाना है। तो सभी का प्रतिलोम किस में आ जाएगा, जी में। तो मैंने माना a + b √2, जहां आपको पता है a + b √2 लिख देना, जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है। जी में इसी प्रकार के अवयव हैं, ए बी तो जेड में होंगे आपको पता है। तो ये क्या है, जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है। अब आप क्या करोगे, अब इसमें क्या जोड़े, प्रतिलोम तो ऐसे निकालते हो, इसका प्रतिलोम योग संक्रिया के लिए, तो इसमें क्या जोड़ेगी, योग संक्रिया का तत्समक आ जाए, ये आ जाए। तो इसमें आप ये जोड़ो, -b - √2 जोड़ो। आप यदि ये जोड़ोगे तो a - + b - b √2 और बराबर क्या आएगा, 0 + 0 √2। और 4 ईच आपको ये भी पता है कि -a - b √2 किस में होगा, जी में। क्यों? क्योंकि आपको पता है a b क्या है, z से है, इसलिए -a - b भी किससे होगा, z से होगा। तो a + b √2 का प्रतिलोम कैसे निकालोगे योग संक्रिया के लिए, कि इसमें क्या जोड़ें कि योग संक्रिया का तत्समक आ जाए। तो योग संक्रिया का वैसे आप जानते हैं माइनस वाली संख्या होती है, तो हो गया। अब वो जी में भी होगा, क्योंकि a भी जेड में है, तो -a - b भी जेड में होगा। जेड में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, आपको पता है। तो लिख देना, अतः सिद्ध होता है कि, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट कि G + एक ग्रुप है। तो ये आपको फॉर्मेलिटी करनी थी। देखो तो आराम से एक बात को समझ जाना, जी में अवयवों की संख्या अनंत है, तो क्वेश्चन थ्योरी के द्वारा सॉल्व होगा, कोई रटने वाली बातें नहीं है। जो मैंने बेसिक फंडा समझा रखा है कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो आपके माइंड में रहना चाहिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आप आगे की बातचीत। देखो अब हम बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया था, मेरे को जहां तक दिमाग में याद है, एक बार आप और कंफर्म करना। वहां मैंने एक नियम आपको समझाया था कि इसमें जो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम वाला है,
जैसे 10वां एग्जाम्पल है, उसमें तो ए का प्रतिलोम क्या आ गया था, m माइनस ए आ गया था, और उसको हमने ZM जो भी था उसमें दिखा दिया था। लेकिन यहाँ ऐसे प्रॉपर प्रतिलोम नहीं आएगा यहाँ कोई ऐसे। तो मैंने बोला था इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध कर देना, डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट आप लिख देना। ये क्वेश्चन थ्योरी के द्वारा सोल्व नहीं होगा, सॉरी थ्योरी के द्वारा सोल्व होगा, सारणी के द्वारा सोल्व नहीं होगा। ये मैं पहले समझा चुका, उस बात को एक बार देखना और एक बार मेरे को यस नो में आंसर देना। यदि वहां नहीं समझा रखा है मैंने पहले पिछली वाली क्लासों में तो मैं बता दूंगा आपको। ओके, और कौन सा है, इसमें तो नहीं है, और आगे देखो फिर। हाँ, एक 2.B चैप्टर की थ्योरम नंबर कौन से निकालो आप, 4। इसके बारे में ध्यान से समझ लो आप, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जाम में आ गई तो कैसे सॉल्व करके आओगे। एक एरिक समुच्चय G द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये दो नियम होते हैं। तो देखो एक तो क्या दे रखा है, दिया है एरिक्त समुच्चय G में, मैं कंप्लीट लिख देता हूं क्या दे रखा है। एरिक्त समुच्चय G में स्टार एक द्विचर संक्रिया है, ये तो दे रखा है, चाहे आप कन्वर्स सिद्ध करो, क्योंकि यदि और केवल यदि है तो आपको कन्वर्स भी सिद्ध करना पड़ेगा, कन्वर्स में भी ये लाइन काम आएगी। सबसे पहले आपको क्या मान के चलना है, माना G स्टार एक ग्रुप है, सबसे पहले हम ग्रुप लेके चलेंगे और अब हमें सिद्ध करना है कि दो प्रतिबंध दे रखे हैं। पहला तो कौन सा दे रखा है, A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C, यही दे रखा है। फॉर ईच ABC कहां से लेके चल रहे हो आप, G से, ABC कहां से लेके चल रहे हैं, G से। सेकंड नियम क्या दे रखा है, देखिए, फॉर ईच AB बिलोंग्स टू G के लिए समीकरणों A स्टार X बराबर B तथा Y स्टार A बराबर B के हल G में अद्वितीय हो। A स्टार X बराबर B Y स्टार, ये दे रखा है। अरे यदि और केवल यदि दे रखा है तो आपको पता है कन्वर्स भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रुप लेके चलोगे ना आप, ये दोनों नियम सिद्ध कराओगे। तो लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि, यहां लिख देता हूं मैं, यहां से दिखाई दे रहा है, लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि ग्रुप में साहचर्य नियम लागू होता है। यहां G स्टार एक ग्रुप है, इसलिए प्रतिबंध एक, ये ग्रुप लेके चल रहे हो आप, ये दो बातें आपको दिखानी है। तो ग्रुप है तो उसमें साचार्य नियम लागू होता है। यहां G स्टार एक ग्रुप है तो उसमें साचार्य नियम क्या होगा, सत्य होगा, इसलिए प्रतिबंध एक क्या है, सत्य है, इसलिए प्रतिबंध एक क्या है, सत्य है। कहने का फॉर ईच आप ABC कहां से लेके चलोगे आप, G से, और आपको पता है कि A स्टार B स्टार C बराबर क्या होगा, A स्टार B स्टार C, ये होगा। तो पहला नियम तो आपने
दिखा दिया। ग्रुप लेके चल रहे, दोनों नियम दिखाने हैं। अब आ जाओ आप आगे। अब देखो, थोड़ा सा मैं बोल के बता देता हूं क्योंकि फालतू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सेकंड वाले नियम को मैं पहले ही समझा चुका। अब आपको लिखना है, अब हम विरोधाभास नियम द्वारा प्रतिबंध सेकंड को सिद्ध करेंगे यदि संभव हो तो। माना कि पहले तो आप वो हल किस में दिखा देना, जी में, ये तो करोगे आप। अब आपको या नॉर्मल देख लो आप, जैसे अब नियम नंबर सेकंड दिखाना है तो नियम नंबर सेकंड क्या है मैं डायरेक्ट बता देता हूं। आप थोड़ा सा पीछे चलो, आपको बात याद आ रही होगी, मैंने बोर्ड पे भी समझाया था आपको। थ्योरम नंबर थर्ड, वह भी ग्रुप दे रखा था और आपसे पूछा था। तो यहां अब थ्योरम नंबर सेकंड जैसे बताई थी वैसे की वैसे ही छाप देना। थ्योरम सेकंड थी, थर्ड थी, थर्ड थी मेरे हिसाब से। थ्योरम नंबर थर्ड जैसे आपको बताई गई थी वैसे की वैसे यहां छाप देना, क्योंकि थ्योरम थर्ड में भी हम क्या कर रहे थे, ग्रुप लेके चल रहे थे और ये बात हम सिद्ध करवा रहे थे। देखो आप थ्योरम थर्ड को, आप ये मत देखना कहीं बुक वाला ये बोल रहा है कि डायरेक्ट ही थ्योरम थर्ड से प्रतिबंध दो सत्य है। आप भी कहीं एग्जाम में लिख के आ जाओ कि थ्योरम थर्ड से प्रतिबंध दो सत्य है, बात गलत हो जाएगी। वहां आपको कंप्लीट करके आना पड़ेगा, वरना उसको वो थ्योरम आपके साथ निकाल लेगा फिर। तो आप कंप्लीट थ्योरम थर्ड यहां छाप के आ जाना, प्रतिबंध सेकंड भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, फिर हम आएंगे कन्वर्स में। किस में आएंगे, एक एक बात को आराम से समझो। कन्वर्स में आएंगे और हम मान के चलेंगे। एक तो कौन सा नियम मान के चलोगे अब की बार, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। फॉर इज ए बी सी कहां से लेके चल रहे हो आप, जी से। और एक फॉर इज ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय होते हैं। ये दो बातें अपन लेके चलेंगे, पूरा लिख के आना। अब कन्वर्स में तो ये होगा जैसे पहले ग्रुप लेके चल रहे थे, दो बातें सिद्ध करवा रहे थे। अभी दो बातें लेके चलेंगे और क्या सिद्ध करवाएंगे, ग्रुप। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, कन्वर्स ही होगा, अब ग्रुप सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार एक ग्रुप है। इसके लिए हमें तत्समक अवयव का अस्तित्व, इसके लिए हमें तत्समक अवयव तथा जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम सिद्ध करना है। ये तो है, अरे ग्रुप सिद्ध करना है तो ग्रुप के लिए चार नियम होते हैं। द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया देखो यहां पहले से ही दे रखा है, पहले से ही दे रखा है द्विचर संक्रिया दिया है, जी में स्टार एक द्विचर संक्रिया है। अब ये दो नियम मान के चल रहे हो, उनमें पहला नियम कौन सा है, साहचर्य भी दे रखा है। तो दो नियम तो दे रखे हैं, तो कौन कौन से नियम बचे, एक तो हमें हमारे पास बचा तत्समक अवयव और एक हमारे पास बचा जी के प्रत्येक अवयव का
प्रतिलोम। तो दो नियम दिखाने हैं, एक तो जी में तत्समक अवयव दिखाना है और एक जी के प्रत्येक अवयव का हमें प्रतिलोम सिद्ध करना है। तो इन बातों को आप समझो। उतार लिया होगा, वीडियो को रोक के उतार लो, मैं साफ कर देता हूं इसको। अब देखो, आप देखो, कोई भी थ्योरम्स आ जाए, कुछ बातें मैं बोल रहा हूं उसको सुनो आप। कोई भी थ्योरम्स आ जाए और वो आपसे तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम पूछ ले, तो पहले आपको तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाएंगे हम यहाँ। और तत्समक अवयव का अस्तित्व कैसे दिखाते हो? देखो, तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाना है तो आपको मैंने नियम क्या लिखाया था, मैं पहले भी बोल चुका। तत्समक अवयव का अस्तित्व मैंने ये नियम ही तो लिखाया था, जहां ई कौन सी साइड है, दाई साइड है हाथ, तो दक्षिण तत्समक होता है। ई कौन सी साइड है, बाई साइड है, तो वाम तत्समक अवयव होता है। देखो, तत्समक अवयव का अस्तित्व तभी होता है जब वाम तत्समक अवयव और दक्षिण तत्समक अवयव दोनों विद्यमान हो और बराबर हो। विद्यमान हो इसका अर्थ क्या है कि हम जी का कोई भी एलिमेंट्स ले, उसके दाई साइड क्या ले, तत्समक अवयव, और बराबर क्या है, ए। हम जी का कोई भी एलिमेंट्स ले, उसके बाई साइड ई ले, तो वही एलिमेंट्स आना चाहिए, तब वाम तत्समक अवयव का क्या होता है, अस्तित्व। और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर भी। अब यहाँ कोई योग वगैरह गुणा वगैरह तो दे नहीं रखा कि आप वैसे आइडिया लगा लोगे कि तत्समक 0 है 1, वो आइडिया आप नहीं लगा सकते यहाँ। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा वो सुनो। ऐसी कहीं भी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक मान के चलना पड़ता है, और फिर उनको वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक सिद्ध भी करना पड़ता है और उनको बराबर भी दिखाना पड़ता है, तब तत्समक अवयव का अस्तित्व होता है। सभी जगह ऐसे करना है, क्योंकि यहां कुछ दे नहीं रखा प्लस डॉट वगैरह की आप उसकी सहायता से तत्समक दिखा दो। तो अब मैं कुछ नियम लगाऊंगा, उन नियमों को ध्यान से समझो, आनी चाहिए वो आपको समझ में। जैसे मैंने लिख दिया, लिख देना फॉर ईच ए एक्स वाई बिलोंग्स टू जी के लिए प्रतिबंधी 2 से देखो, ए स्टार एक्स बराबर ए और वाई स्टार ए बराबर ए। आप बोलोगे सर ये कहां से लिख दिया आपने? अरे इस बात का अर्थ तो समझो आप कि ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों के हल जी में क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। कहने का अर्थ ये मेरे को बताइए कि ए लेंगे उसके साथ एक्स लेंगे तो जो मान आएगा वो किस में आएगा, जी में ही तो आएगा ये मान। या ये थोड़ी दे रखा है कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि तत्समक दिखाना आपको, तो तत्समक में तो आपको पता है ए इधर ले रहे हैं तो बराबर में भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तब मेरे दोनों साइड क्या ले लिया, बराबर ले लिया। इधर ए ले रहे हैं तो इधर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये तो होता है तत्समक। अरे यहां दे नहीं रखा कि ए डज नॉट इक्वल बी, ये वाली बात नहीं दे रखी, तो मैंने बी की जगह भी क्या ले लिया, ए। बी की जगह भी क्या ले लिया। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता आप बताइए। कहने का ए बी का मान जी से कुछ भी ले सकते हैं, ए बी का मान खां से कुछ भी ले सकते हैं, ये बोल रहा है। समझो इस प्रतिबंध का अर्थ क्या है कि ए स्टार एक्स बराबर बी का जी में हल अद्वितीय होता है। कहने का अर्थ यहां जी के कोई भी मान रखो आप, इस लाइन का अर्थ यह है कि ए बी की जगह आप जी का कुछ भी मान रख दो, चाहे आप ए रख दो, कुछ भी रख दो आप। अब जो हल आएगा ना वो किस में आएगा, जी में आएगा हमेशा। ये तो बोल रहा है कि जी में अद्वितीय हल होते हैं, वो हल कैसा आएगा, अद्वितीय। बराबर रखने में क्या दिक्कत है, जैसे 3 + x = 4 है,
जैसे आपको ये बोल दे कि a प्लस एक्स बराबर दे रखा है b, और कोई आपको ये बोल दे कि आप a b का मान z से लोगे तो जो हल है वो भी किस में आएगा, z में आएगा। a b का मान z से लोगे तो जो हल आएगा, हल का अर्थ है x का मान, वो भी z में आएगा। तो क्या दिक्कत है, a b की जगह आप 4 और 4 भी रख सकते हैं। अब जो हल आ रहा है वो 0 आ रहा है, देखो z में 5 और 6 भी कुछ भी रख सकते हो आप, क्योंकि बोल रहा है कि a b का मान आप कुछ भी z से लोगे आप, तो जो x का मान आएगा वो z में आएगा। तो यहां भी ऐसा ही बोल रहा है ये कि a b का मान आप g से कुछ भी लो, जो हल आएगा वो हमेशा किस में आएगा, g में, और कैसा आएगा, अद्वितीय। तो मैंने a b की जगह क्या ले लिया, a और a। क्यों, क्योंकि मेरे को तत्समक दिखाना है, तो तत्समक वाली मेरे को कंडीशन लेनी पड़ेगी। ओके, अब देखो, माना समीकरण, पहले थोड़ी दिया है किसी को, माना समीकरण, इसको ऐसे लिख दो आप, थोड़ा अजीब लगेगा, वो प्रतिबंध भी दे रखे हैं ऐसे। माना समीकरण 1 व समीकरण 2 का जी में अद्वितीय हल E1 तथा E2 है, इसलिए A स्टार E1 बराबर A, कोई दिक्कत नहीं, दे दो आप तो नाम। अरे हल है वो जी में तो आ रहा है, तो यहां भी हल आएगा वो किस में आएगा, जी में आएगा। हल आएगा वो किस में आएगा, जी में आएगा। कुछ ना कुछ तो हल आएगा। मैंने मान लिया कि वो हल क्या है, E1 और E2। अब जो भी आएगा वो E1 E2 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने हल मान लिया कि इस समीकरण का हल तो क्या है, E1 है, और इस समीकरण का हल क्या है, E2 है। अब यदि और वो हल जी में भी है, अद्वितीय भी है, E1 E2, तो हमें पता है कि इसका हल E1 है तो E1 इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट। इसका हल E2 है तो E2 क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट। अब देखो लिख देना, क्योंकि प्रतिबंध 2 से तो हल मान लिया मैंने, तो संतुष्ट करेंगे। प्रतिबंध 2 से आप देखो क्या दे रखा है, A स्टार x बराबर b और y स्टार a बराबर b, इसको दीजिए 5 और 6। अब देखो आप, देखो a के लिए तो आपने दिखा दिया। कोई आपको ये बोले कि A स्टार E बराबर A दे रखा है, तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे उस बात का। यदि A स्टार E बराबर A दे रखा है तो इस बात का रिजल्ट ये निकालोगे कि यहाँ जैसे एक हाथ से लेके चल रहा है G से, तो आप इस बात का रिजल्ट निकालोगे कि जो वाम तत्समक है यहाँ, सॉरी दक्षिण, G का स्टार संक्रिया के लिए दक्षिण तत्समक क्या होगा, E होगा। लेकिन यहां देखो A फिक्स एलिमेंट्स था, A क्या था, कोई फिक्स एलिमेंट्स था। तो यही आप मत बोल देना कि जैसे E1 दाईं ओर आ रहा है तो E1 के साथ A ले रहे हैं तो A आ गया, E2 बाईं तरफ है, E2 के साथ A ले रहे हैं तो A आ गया। तो क्या E1 दक्षिण तत्समक और E2 वाम तत्समक होगा, नहीं। ये तो हमने माना था, ये सब कुछ ये तो माना था हमने, अब इसको प्रूफ करना है। तो मैंने एक एलिमेंट्स क्या ले लिया, B ले लिया, और B के साथ में क्या लूंगा, E1 लूंगा। यदि मैंने B स्टार E1 का मान क्या दिखा दिया, B दिखा दिया, तो मैं फिर बोल सकता हूं E1 दाईं साइड है, और B कहां से लेके चल रहे हो आप, G से, तो मैं फिर बोल सकता हूं कि ये जो E1 है वो G का स्टार संक्रिया के लिए दक्षिण तत्समक होगा। तो पहले B स्टार E1 का मान आपको क्या दिखाना है, B। यहां B क्या है, G का कोई स्वैच्छिक अवयव है। तो अब इस बात को समझते रहो आप, B स्टार E1 सॉल्व कैसे करोगे आप। B को आप क्या लिख सकते हो, आप यहां से सोच समझ के लिखना आप, A स्टार E1। तो मैंने B को लिख दिया Y स्टार A और स्टार E1, कहां से, समीकरण 6 से। अब ये लिखने से तो कोई फायदा था नहीं B को,
बी को यदि आप ए स्टार एक्स लिखते हो तो फिर एक्स स्टार E1 का मान कहां से निकालते हैं? क्या एक्स स्टार E1 नहीं है कहीं भी? अब इसको मैं देखो, मेरे को पता है यहां ये दो नियम मान के चल रहे हैं, तो यहां साचार्य नियम भी मान के चल रहे हो आप, तो साचार्य नियम से, क्योंकि E1 G में है, या आपने देखो G1 में माना है, तो Y भी G में है, A भी G में है, E1 भी G में है, ये सब G में है, तो आप साचार्य नियम लगा सकते हो आप A स्टार E1 लिख देना प्रतिबंध 1 से, प्रतिबंध 1 से, प्रतिबंध मान के चल रहे 1। अब देखो A स्टार E1 का मान कितना आपको पता है? A है समीकरण 3 से, और Y स्टार A का मान कितना है? B है वापस समीकरण 6 से। तो लिख देना देखो यहां B स्वैच्छिक अवयव था और B के साथ अपन E1 ले रहे हैं, तो B आ रहा है और E1 कौन सी साइड आ रहा है? दाई साइड आ रहा है। तो जो E1 है B कहां से लेके चल रहे हो? G से, तो E1 है वो G का स्टार संक्रिया के लिए क्या होगा? दक्षिण तत्समक अवयव लिख देना। अर्थात लिख दीजिए आप E1 समुच्चय G का स्टार संक्रिया के लिए राइट आइडेंटिटी एलिमेंट्स दक्षिण तत्समक अवयव होगा। तो आपने E1 को क्या दिखा दिया? दक्षिण तत्समक अवयव। देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाना है तो दक्षिण तत्समक भी दिखाना पड़ता है और वाम भी दिखाना पड़ता है, वाम और दिखाएंगे। तो वाम के लिए आपको क्या करना है? E2 को कौन सी साइड, वाम किसको दिखाओगे आप? यहां देखो E2 को दिखाओगे, तो मैं E2 को बाई साइड ले लेता हूं। अरे B मैं कहां से लेके चल रहा हूं? G से। अब मैं E2 स्टार B का मान यदि मैं B दिखाऊंगा तो E2 क्या होगा? क्योंकि यहाँ B क्या है? G का कोई स्वैच्छिक अवयव है। यदि E2 स्टार B का मान मैं B दिखाता हूं तो E2 है ना वो G का स्टार संक्रिया के लिए वाम तत्समक अवयव होगा। अब B का मान कौन सा रखोगे आप ये बताइए? B का मान रखोगे समीकरण 5 से A स्टार X। रटने वाली बात नहीं है, ये Y स्टार A रख के क्या करोगे आप बताइए? Y स्टार A रखोगे तो E2 स्टार Y होगा, उसका मान अपने पास है ही नहीं, E2 स्टार Y कहीं भी नहीं है, देख लो आप। तो 5 से रखना है। अब वही प्रतिबंध 1 से आप कौन सा नियम लगाओगे? साचार्य नियम प्रतिबंध 1 से। अब E2 स्टार A को मैं समीकरण 4 से क्या लिख सकता हूं? इसको कहां से लिखोगे? समीकरण 4 से A स्टार X। E2 स्टार A का मान A रख दिया और A स्टार X का मान क्या होगा? B होगा, वही समीकरण 5 से लिख देना। अर्थात E2 समुच्चय G का स्टार संक्रिया के लिए वाम तत्समक अवयव है। अरे तत्समक अवयव का अस्तित्व कब होता है? एक तो वाम तत्समक और एक क्या हो? दक्षिण, और एक दोनों क्या हो? बराबर हो। अब E1 बराबर क्या और दिखाना आपको? E2 दिखाना है। E1 बराबर और क्या दिखाना है? E2। उतार लिया? थोड़ा लेंथ ही, घबराना मत है, कुछ भी नहीं। हाँ दोबारा समझा देता हूं मैं, कहीं कुछ भी कंडीशन वगैरह नहीं दे रखी और आपसे तत्समक अवयव का अस्तित्व पूछ ले तो एक बार तो आप वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक वाली कंडीशन माना करो। फिर G का कोई स्वैच्छिक अवयव B लिया करो और B के साथ एक बार तो E1 लिया करो और उसको B स्टार E1 को B दिखा दिया करो, जिससे E1 दक्षिण तत्समक हो जाएगा। एक बार E2 स्टार B का मान अपन B दिखाएंगे तो E2 क्या हो गया? वाम तत्समक। अब तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाना है तो दोनों को क्या दिखाना है? बराबर। तो इसको 7 दे दीजिए और इसको 8। अरे B क्या है? G का कोई स्वैच्छिक अवयव है
तो आप बी की जगह जी से कुछ भी ले सकते हो आप, और E1 E2 आपको पता है जी में ही तो माने थे मैंने, तो लिख देना समीकरण 7 व 8 में, 7 व समीकरण 8 में क्रमशः इसमें तो क्या रखोगे E2 और उसमें क्या रखोगे E1। 7 व समीकरण 8 में क्रमशः E2 व E1 रखने पर इसमें तो E2 रखोगे तो E2 स्टार E1 का मान E2 हो जाएगा। उसमें क्या रखोगे आप पे E1 रखोगे तो वही है E1 रखोगे तो E2 स्टार E1 बराबर क्या हो जाएगा E1 रख दीजिए B की जगह। अब 8 9 व 10 से क्या होगा, समीकरण 9 व 10 से क्या होगा E1 बराबर क्या होगा E2 और बराबर मैंने इसको क्या मान लिया E मान लिया। तो देखो क्योंकि दोनों बराबर होंगे E1 E2 क्योंकि दोनों मान सेम है तो E1 और E2 बराबर होंगे, मैंने उसको किसके बराबर मान लिया E के बराबर। तो वाम तत्समक दक्षिण तत्समक को बराबर दिखा दिया तो तत्समक अवयव का क्या होगा अस्तित्व। लिख देना अतः समुच्चय जी में तत्समक अवयव ई विद्यमान होगा, तत्समक अवयव ई विद्यमान होगा। ये आपने तत्समक अवयव वाली बात कंप्लीट हो गई। तत्समक अवयव ई माना ही था उसको। अब आपको एक नियम और दिखाना है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम और दिखाना है। तो उस बात को कैसे दिखाओगे, वही चीज है कंडीशन आपको मान के चलनी है, प्रतिलोम वाली कंडीशन मान के चलनी है। तो लिख देना प्रतिबंधी, लिख देना फॉर ईच। क्या क्या मानोगे अब, क्योंकि देखो प्रतिबंध दो क्या था, ये था वहां ये था कि ए बी का मान आप कुछ भी रखोगे जी से तो हमेशा जो हल आएगा वो जी में आएगा, ये प्रतिबंध दो था। तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, ए बी की जगह मेरे को बी की जगह ई लेना पड़ेगा। तो लिख देना फॉर ईच ए ई बिलोंग्स टू जी के लिए। देखो ए ई बिलोंग्स टू जी के लिए क्या होगा, प्रतिबंध दो से अरे एक की जगह तो आपको ए रखना है, बी की जगह क्या लेना है ई लेना है, बी की जगह क्या लेना आपको ई लेना है। क्यों, देखो ये समझने वाली बातें हैं, क्योंकि आपको क्या करना है प्रतिलोम दिखाना है और प्रतिलोम के लिए बराबर में क्या आना चाहिए तत्समक। तत्समक यहां क्या है ई है तो ई आना चाहिए। अब देखो आप, अब यहां अपने को क्या करना है, ए के साथ देखो जो x है वो कौन सी तरफ आ रहा है, ए के साथ x लेने पर ई आ रहा है, ए के साथ x लेने पर ई आ रहा है तो ए का प्रतिलोम क्या है x है, और यहाँ ए का प्रतिलोम क्या है y है। ये x कौन सी साइड आ रहा है दाईं साइड, तो x कैसा प्रतिलोम है दक्षिण प्रतिलोम, y कौन सी साइड आ रहा है बाईं साइड, तो y कैसा प्रतिलोम है ए का वाम प्रतिलोम। देखो तो हमने दक्षिण और वाम प्रतिलोम तो दिखा दिए, डायरेक्ट ही करना है इसको। प्रतिलोम का अस्तित्व पूछ ले आपसे तब भी आपको दक्षिण प्रतिलोम भी दिखाना पड़ता है और वाम प्रतिलोम भी, और दोनों को क्या दिखाना पड़ता है बराबर। ये तो नियम लिखाया था मैंने, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, जहां बी दक्षिण प्रतिलोम था, बी कौन सा था ये वाम प्रतिलोम, और दोनों देखो बराबर भी थे। तो आपने प्रतिबंध दो से एक्स और वाई को क्या दिखा दिया, ए का दक्षिण और वाम प्रतिलोम। अब छोटा सा काम करना है, दोनों को क्या दिखाना है बराबर दिखाना है, दोनों को क्या लगाइए दिमाग। एक्स और वाई को आपने दक्षिण और वाम प्रतिलोम तो सिद्ध कर दिया, अब दोनों को आपको क्या दिखाना है बराबर दिखाना है। तो लिख दीजिए चूंकि ए स्टार एक्स बराबर ई, और यहां
दोनों तरफ आप क्योंकि ग्रुप तो लेके चल रहे, आपके पास यहां क्या है, साचार्य कैंसिलेशन लो। तो देखो यहां से आप दोनों तरफ कौन सी संक्रिया लगा दोगे आप, प्री ऑपरेशन लगा देना, पूर्व संक्रिया। तो देखो दोनों तरफ हम y ले लेंगे क्योंकि लगा सकते हैं ये। देखो जहां साचार्य नियम वगैरह लागू हो रहा है वहां लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पूर्व संक्रिया नियम लगाया, लिख देना पूर्व संक्रिया नियम से, पूर्व संक्रिया नियम से हो गया। अब साचार्य नियम दे ही रखा है तो उससे y स्टार a स्टार x और यहां से y स्टार e, तो y आएगा क्योंकि e को तत्समक दिखाई दिया आपने। और y स्टार a का मान आपको पता है कितना है, y स्टार a का मान कितना है, e है। तो a स्टार x बराबर y, ये कहां से लिखा आपने, समीकरण 12 से। समीकरण 12 से y स्टार a का मान e, और e को तत्समक दिखा दिया, वाम दक्षिण सभी, तो e के साथ x लेंगे, x बराबर y लिख देना। अतः समुच्चय g के प्रत्येक अवयव का, क्योंकि x और y को दक्षिण और वाम प्रतिलोम दिखाया था, और दक्षिण और वाम प्रतिलोम बराबर हो गए, तो क्योंकि g में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो दे रखा है कि हल है वो g में अद्वितीय होते हैं, तो प्रतिबंध सेकंड में दे रखा है, x y तो g में है, तो ये g में दिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको दक्षिण और वाम प्रतिलोम क्या दिखाने हैं, बराबर, वो दिखा दिया आपने। तो लिख देना अतः समुच्चय g के प्रत्येक अवयव का स्टार संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान होगा। एक दिन अर्थात जी स्टार एक ग्रुप है, तो दोनों नियम मान के चल रहे थे और आपने जी स्टार को क्या दिखा दिया, ग्रुप दिखा दिया, क्योंकि द्विचर संक्रिया और साचार्य नियम दे रखे थे, दो नियम आपने दिखा दिया। तो थ्योरम्स वगैरह आ जाए तो उनमें मान के काम चलाना पड़ता है, जैसे दक्षिण वाम तत्समक प्रतिलोम वगैरह, तो एक बार स्टडी करना। अब देखो हम आगे की चर्चा करते हैं। तो कल हमने कुछ थ्योरम्स और एग्जाम्पल समझ लिए थे यूनिट नंबर फर्स्ट की। आज हम आगे चर्चा करते हैं प्रॉब्लम्स की। आप बोलोगे सर कल कब, जैसे जो इससे पहले वाला पार्ट है वो मैंने कल बनाया था, ये आज बना रहा हूं मैं। अब देखो आप, जैसे मैंने क्या बता दिया था आपको, थ्योरम नंबर 4 के बारे में समझा दिया था। इसके बाद देखिए आपने और क्या प्रॉब्लम बताई। 3.c में तो आपने कुछ भी नहीं बताया, सॉरी 2.c में, 2.d में आ जाइए फिर आप। देखो 2.d में आपने एक तो क्या बताया कि चक्रीय ग्रुप जिसकी कोटि 8 है, निम्न ग्रुपों के सभी जनक बताइए। तो चक्रीय ग्रुप जिसकी कोटि 8 है, तो चक्रीय ग्रुप जिसकी कोटि 8 है वो क्या होता है, Z8 और प्लस 8 होता है। अब Z8 बराबर आपको भी पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये मैं बता रहा हूं। एक्सरसाइज 2.d का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका थर्ड, उसमें पूछ रहा था कि उन ग्रुपों के सभी जनक निकालो जिसकी कोटि कितनी है, 8 है। जिसकी कोटि कितनी है, 8 है। तो आप कुछ भी ले लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, 6 7 और यहां से प्लस 8। तो ये चक्रीय ग्रुप है, इसकी कोटि भी 8 है, क्योंकि यहाँ ग्रुप में समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है, 8 है। अब इसके जनक क्या होते हैं, अभी निकाला ही था, जो 2.d का सेकंड है वो यही तो है, और उसके जनक क्या आए थे, 1 3 5 7। तो आपको एक ऐसा ग्रुप, चक्रीय ग्रुप का उदाहरण देना है जिसकी कोटि 8 हो, वो होता है Z8 प्लस 8, और फिर इसके जनक निकालने हैं। इसके जनक आप निकालना जानती हो कि 1 जनक क्यों हुआ, बताओ। अरे 1 जनक क्यों हुआ, क्योंकि 1 की घाते पूर्णांक लेने पर, 1 की घाते पूर्णांक लेने पर Z8 का प्रत्येक अवयव आ रहा है,
तो जेड आठ क्या होगा, वो एक क्या होगा, जेड आठ का जनक होगा। जैसे 1 की पावर 2 लेंगे तो आपको पता है ना ऐसे ही आएगा, +8 है तो बीच में +8 2। 1 की पावर 3 लेंगे तो 3 बार लिख देंगे इसको, 3 आ जाएगा। 1 की पावर 4 लेंगे तो 4 बार लिख देंगे। 1 की पावर 5 लेंगे तो 5 बार लिखेंगे तो 5। 1 की पावर 6 लेंगे तो 6 आएगा, 6 बार लिखेंगे तो ऐसे। 1 की पावर 7 लेंगे तो 7, और 1 की पावर 8 लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कोई 8 बार लिखोगे आप। एक 2 3 4 5 6 7 8, इसका मान कितना आएगा, जोड़ोगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और जोड़ की +8 है तो 8 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 0। तो 1 की घातीय पूर्णांक लेने पर देखो Z8 का प्रत्येक अवयव आ रहा है, तो 1 क्या होगा, Z8 का जनक। ऐसे 3 भी होगा, अरे 5 7 ये क्या होंगे, Z8 के जनक होंगे। तो दे दोगे ऐसा उदाहरण जिसकी कोटि 8 है, वो ये दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2.D है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। एक एक बात को ध्यान से समझना आप। 2.D चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो समझो आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, प्रदर्शित कीजिए कि इकाई के इकाई के पांचवें मूलों का समुच्चय गुणात्मक चक्रीय समूह है। गुणात्मक चक्रीय समूह है जिसका जनक e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 5 है, ये है। तो आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करके आओगे, इस बात को आप समझो। देखो मैंने g क्या माना, g में x प्रकार के एलिमेंट्स मान रहा हूं। x मैं कहां से लूंगा, इकाई के पांचवें मूल से लूंगा मैं, यही होगा। अरे यहां समुच्चय क्या है मेरे को बताइए। इकाई के पांचवें मूलों का समुच्चय है। तो इकाई के पांचवें मूल कैसे निकालोगे, 1 की पावर क्या लेनी पड़ेगी, 1/5। इकाई के nवें मूल कैसे निकालते हो, 1 की पावर क्या लेनी पड़ती है, 1/n। अब सॉल्व करना है इसको, और आपको क्या करना है, x की पावर 1/5 है, सॉल्व करना है, और कितने मान निकालने हैं आपको, x के 5 मान निकालने हैं। अब कैसे निकालोगे वो ध्यान से सुनो आप। देखो 1 को क्या लिख सकते हो आप, cos 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई, और इसकी होल पावर 1/5 फॉर ईच m बिलोंग्स टू z। m का मान z से कुछ ही रखो, चाहिए m का मान माइनस का 2 रख दो z से, तो माइनस का 2 रखेंगे तो cos तो संकलन होता है, cos प्लस का 4 पाई होगा। cos 4 पाई का मान कितना होता है 1। m का मान -2 रखोगे तो माइनस का साइन 4 पाई होगा। साइन में तो पाई का गुणज क्या होता है, 0 होता है। देखो ये 2m पाई हमने 2 ये सम गुणज क्यों लिया है, क्योंकि cos का सम गुणज cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई इनका मान +1 होता है। विषम गुणज cos 3 पाई, cos 5 पाई इनका मान क्या होता है, -1 होता है।
अब आप m का मान z से कुछ भी रखोगे ना, आप हमेशा रख के देखना इसका मान 1 आएगा। और आप ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है 2m पाई है और 1/5। या इसको सॉल्व करूंगा, x बराबर क्या आएगा, e की पावर आयोटा 2m पाई अपॉन 5, ये आएगा। अब हमें x के कितने मान निकालने हैं, अरे इधर लेके आओगे तो x की पावर 5 बनेगी, x के 5 मान ही आएंगे, 5वें मूल की बात हो रही है। तो एक बार तो m की जगह क्या लेना 0, m की जगह 0 लेंगे तो 1 आएगा, m की जगह 1 लेंगे तो क्या आएगा 2π/5। एग्जाम्पल याद करो, आप वहां nवें मूल निकाल रहे थे तो m का मान आपने कहां से कहां तक लिया था, 0 से लेकर n-1 तक। यहां मैं m की पहले वैल्यू क्या ले रहा हूं 0, m की वैल्यू 0 लेंगे, e की पावर 0 1, m की जगह 1 लेंगे तो ये आएगा, क्योंकि m का मान z से कुछ भी ले सकते हो आप। फिर m का मान क्या लूंगा मैं 2 लूंगा, तो क्या आएगा आपके पास 4π/5। m की जगह 3 लूंगा तो क्या आएगा 6π/5 आएगा आपके पास, और 4 लूंगा तो 8π/5 आएगा, ये आएगा आपके पास। m की जगह 4 लोगे तो, अब m की जगह 5 लेंगे तो क्या आएगा बताइए, m की जगह 5 लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, e की पावर आयोटा 2π। e की पावर आयोटा 2π क्या होता है, cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π 1 होता है। तो आगे चलने की आवश्यकता नहीं है, m का मान 5 6, क्योंकि अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इकाई के 5वें मूल है तो 5 मान ही आएंगे, 5 मान आ चुके। लिख देना m बराबर 0 1 2 3 4 लेने पर, या इनको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, x बराबर मैंने लिख दिया 1, ये w चाहे ओमेगा बोल दो कोई बात नहीं है, w³ w की पावर 4, जहां ये w की जगह किसको माना आपने, w किसकी जगह माना है, e की पावर आयोटा 2π/5 की जगह। यदि मैं e की पावर आयोटा 2π/5 को w मान लेता हूं तो ये w होगा। अब इसको लिख सकता हूं e की पावर आयोटा 2π/5 का होल स्क्वायर, ये w² होगा, ये w³ होगा, ये w की पावर 4 होगा। तो अब देखो अतः समुच्चय g बराबर क्या आ गया आपके पास, g के एलिमेंट्स आ गए 1w w², ओमेगा बोल दो अजीब लग रहा है तो ओमेगा, ओमेगा² ओमेगा³ ओमेगा की पावर 4, जहां ओमेगा बराबर क्या आपको पता है e की पावर आयोटा 2π/5। यहां द्विचर संक्रिया गुणन है। अब हमें g डॉट को चक्रीय ग्रुप सिद्ध करना है, g डॉट को क्या सिद्ध करना है, चक्रीय ग्रुप सिद्ध करना है। अब सुनो मेरी बात, द्विचर संक्रिया गुणात्मक ही है और चक्रीय समूह सिद्ध करना है, चक्रीय ग्रुप। अब सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे को एक बात बताएंगे, मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि ग्रुप का कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो तो ग्रुप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सारणी बनाकर। तो यहां भी क्या बनेगी, सारणी बनेगी, सारणी बना दीजिए आप। 1 ओमेगा ओमेगा² ओमेगा³ ओमेगा की पावर 4, 1 ओमेगा ओमेगा² ओमेगा³ ओमेगा की पावर 4। 1 से गुणा करोगे सबको तो यह आएगा आपके पास ओमेगा³ ओमेगा की पावर 4। इससे गुणा करोगे ओमेगा को 1 से ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से ओमेगा², ये ओमेगा³, ये ओमेगा की पावर 4। लेकिन जब ओमेगा को ओमेगा की पावर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 5, और ओमेगा की पावर 5 का मान कितना होता है 1। कैसे,
ओमेगा इसको माना है। अब इसकी पावर 5 लेंगे तो पावर हमेशा गुणा होती है, e की पावर आयोटा 2 पाई बचेगा और e की पावर आयोटा 2 पाई को लिखेंगे cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई तो 1 आ जाएगा। ऐसे ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा की पावर 4, ये ओमेगा की पावर 5 होगा, गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा की पावर 4 से गुणा करेंगे तो ओमेगा की पावर 6 आएगी। आधार से गुणा में गाते जुड़ती हैं, 4 और 10 आ जाएंगे ओमेगा की पावर। इसको लिख सकता हूं ओमेगा की पावर डॉट ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 5 का मान कितना होता है 1, तो ओमेगा आ जाएगा ओमेगा की पावर 6 का मान। तो अब समझने लगे होंगे आप, ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 5 का मान 1, ओमेगा की पावर गुणा करोगे 6 आएगी, उसका मान ओमेगा होता है। ऐसे ओमेगा की पावर 7 आएगी, 7 आते ही उसका मान कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा की पावर 1 को ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा से गुणा करेंगे तो 1 आएगा ओमेगा की पावर 5 का मान। ऐसे ओमेगा की पावर 6 का मान ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की पावर 7 का मान गुणा करेंगे ओमेगा की पावर 4 ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 7 होगी तो उसका मान ओमेगा स्क्वायर आएगा। अरे लास्ट में ओमेगा की पावर 8 तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा वो। तो गुणा सब करवा लोगे आप। देखो यहां तक आप उतार लो एग्जाम में, ऐसे ही लिख के आना आपको, वीडियो को रोक लो। अब आगे देखो, देखो पहला नियम कौन सा है, द्विचर संक्रिया नियम। पहला नियम कौन सा है, द्विचर संक्रिया नियम। लिख देना, यहां सारणी का प्रत्येक अवयव, वो लिखना है क्योंकि सारणी की थ्योरी लिखते थे ना आप पहले, वैसे ही यहां सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है, समुच्चय जी का अवयव है। अतः समुच्चय जी में गुणन संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। फॉर ईच कहने का अर्थ हम कोई भी दो एलिमेंट्स ए बी कहां से लेंगे, जी से, तो उनका गुणा भी किस में आएगा, जी में। गुणा ऐसे तो लिखते थे आप। दूसरा नियम कौन सा हो गया, साहचर्य नियम। याद करो थ्योरी को, आप लिख दोगे आप, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं, साहचर्य नियम ऐसे लिखते थे आप संख्याओं के लिए। स्टार्ट कहां से करते थे आप, सम्मिश्र संख्याओं से, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं, अब गुणन संक्रिया दे रखी है तो गुणन संक्रिया लिख दो। सम्मिश्र संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। देखो यहां समुच्चय जी है, उसके अवयव भी कैसे हैं, क्योंकि समुच्चय जी में ऐसे हैं ओमेगा वगैरह, इनके मान आपको भी पता है क्या आएंगे। इनको लिखोगे आप e की पावर आयोटा थीटा वाले फॉर्मूले से, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा आ रहा है तो ये भी क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो लिख देना यहां समुच्चय जी के अवयव b, यहां समुच्चय जी के अवयव b सम्मिश्र संख्याएं हैं। इसलिए समुच्चय जी के अवयव गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगे।
और वही आगे लिख दोगे फॉर ईच ABC। तो कहां से लोगे, अब स्वैच्छिक लेते हैं, यहां तो आपको पढ़ाया था मैंने, क्योंकि अब 3 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थोड़ी ले सकते हैं, फिर वो बच गए, उनका क्या करोगे आप, तो स्वैच्छिक ले लेते हैं ABC। और साचार्य नियम आप जानते हो क्या होता है, एक बार AB ब्रैकेट में C बार, एक बार A बार और B और C ब्रैकेट में। ये कौन सा नियम हो गया, साचार्य नियम। यही समझा देता हूं मैं, उतार लो इनको भी आप आराम से, वीडियो को रोक लिया करो और आराम से एक बार लैंग्वेज उतार लो, ये बातें आपको आती हैं, सब कुछ पढ़ाई हुई है आपको। अब देखो हम थर्ड नियम की बात करेंगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहां जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा है। और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1। क्या 1 जी में है क्या, हाँ है, लिख देना। या तत्समक क्या होता है आपको ये भी पता है, तत्समक एक ऐसा अवयव होता है, या तो डायरेक्ट लिख दो कि चूंकि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होता है, फिर स्मॉल a g से लो और a.1 बराबर a बराबर 1.a फॉर ईच 1 को g में दिखा दो। एक दिन आते हैं समुच्चय जी में गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। या आपको याद हो तो मैंने सारणी से भी तत्समक अवयव लिखना सिखाया था। तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है, उसको जिसके साथ लें वही आ जाए। तो ऐसा 1 ही है कि 1 को देखो हम जिसके साथ ले रहे हैं वही आ रहा है, 1 को ओमेगा के साथ ले रहे हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, 1 को ओमेगा क्यूब के साथ ले रहे हैं ओमेगा क्यूब। यहाँ भी देखो 1 को ओमेगा क्यूब के साथ ओमेगा क्यूब, 1 को ओमेगा की पावर 4 के साथ। तो सारणी से कैसे लिखोगे, सारणी की, या अभी मैंने बोला है ना भी कि चूंकि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया का तत्समक, वो भी एकदम एक्यूरेट है, कोई गलत नहीं कर सकता उस बात को, वैसे भी लिख के आ सकते हो। या सारणी की प्रथम पंक्ति, देखो ये सारणी की, ये सारणी यहां से स्टार्ट होती है, इसको बोला जाता है प्रथम पंक्ति, इसको बोला जाता है सारणी की प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ, ये होता है प्रथम स्तंभ होता है ये वाला। प्रथम स्तंभ से स्पष्ट है कि समुच्चय जी के किसी भी अवयव के साथ, समुच्चय जी के किसी भी अवयव के साथ वन लेने पर वही अवयव आता है, वन लेने पर वही अवयव आता है। अतः समुच्चय जी का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव समुच्चय जी का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होगा। और वो लिख दिया करो फॉर्मेलिटी आप तो, कि जैसे a.1 बराबर a बराबर 1.a फॉर ईच 1 को जी में दिखा दो, इतना सा लिख दो आप, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। चौथा नियम देखो, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। अरे हमें चक्रीय ग्रुप सिद्ध करना था, या ग्रुप भी नहीं दे रखा था, ग्रुप दे रखा था क्या, ग्रुप भी नहीं दे रखा था, तो पहले तो ग्रुप दिखाना है उसको, ग्रुप के चारों नियम, तो यही कर रहे हैं हम। चौथा नियम क्या है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो सारणी से बता दीजिए आप, सारणी से 1 के साथ हमें एक तो ओमेगा का प्रतिलोम निकालना है, ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा क्यूब का और ओमेगा की पावर 4 का, क्योंकि जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकालना है। अब ओमेगा के साथ क्या लें कि 1 आ जाए, देखो वहां ओमेगा की पावर 4, ओमेगा के साथ ओमेगा की पावर 4 लेने से एक आ रहा है,
ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या लें कि 1 आ जाए, ओमेगा क्यूब लेने से आ रहा है। ओमेगा क्यूब के साथ क्या लें कि 1 आ जाए, देख लो आराम से। ओमेगा क्यूब के साथ ये क्या 1 कब आया, ओमेगा स्क्वायर लेने से। और ओमेगा की पावर 4 के साथ क्या लें कि 1 आ जाए, ओमेगा लेने से आ जाएगा। तो 1 का प्रतिलोम 1 है, ओमेगा का ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा क्यूब का ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 4 का ओमेगा है, यही है। तो यहां लिख देना, यहां समुच्चय जी के अवयव 1, आगे लिखना, यहां समुच्चय जी के अवयव 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4 के प्रतिलोम क्रम से 1 ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है जो जी में विद्यमान है। तो यहां प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। अब हम आगे चलते हैं। देखो चक्रीय ग्रुप पूछ रहा है, तो 5वां नियम हो गया जनक वाला। 5वां नियम कौन सा हो गया, क्योंकि हमें चक्रीय ग्रुप के लिए क्या दिखाना पड़ता है, जनक। ये तो लिखाया था मैंने, आपको याद हो तो। और याद है सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मेरे को पूरी उम्मीद, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। आप सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मैंने एक परिभाषा लिखाई थी आपको चक्रीय ग्रुप की। कोई ग्रुप है वो चक्रीय ग्रुप कब कहलाएगा, जब क्या हो, उस ग्रुप में जनक अवयव विद्यमान हो। जब उस ग्रुप में क्या हो, जनक विद्यमान हो। ऐसा ग्रुप जिसमें जनक भी हो वह ग्रुप चक्रीय ग्रुप कहलाता है। जनक आप जानते हो क्या होता है, जनक एक ऐसा भी होता है कि उसकी घात पूर्णांक लेने पर समुच्चय जी का प्रत्येक अवयव आना चाहिए। तो देख लीजिए आप 5वां नियम को लिखने की आवश्यकता नहीं, या लिख देना जनक याद करना, लिखना चाहो तो आप। देखो ओमेगा की चर्चा करेंगे। देखो ओमेगा की पावर 1 लेने से, देखो ओमेगा की पावर 1 लेने से क्या आ रहा है, ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 लेने से क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 लेने से क्या आ रहा है, ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 4 लेने से क्या आ रहा है, ओमेगा की पावर 4। और ओमेगा की पावर 5 लेने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां ओमेगा की घातें पूर्णांक लेने पर समुच्चय जी का प्रत्येक अवयव प्राप्त होता है। अतः जी डॉट का जनक की, अतः ग्रुप तो सिद्ध करवाई दिया। अतः ग्रुप जी का जनक की ओमेगा, और ओमेगा किसको माना था आपने, ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 5 को। अतः ग्रुप जी का जनक ये हो गया ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की घातें पूर्णांक लेने पर समुच्चय जी का प्रत्येक अवयव आ रहा है। तो अतः ग्रुप जी का जनक ये है, लिख देना। इसलिए जी डॉट एक चक्रीय ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप भी है इसमें जनक भी आपने सिद्ध करवा दिया। जनक होते ही ग्रुप कैसा ग्रुप हो जाता है, चक्रीय ग्रुप। तो कुछ भी नहीं है, देख लिया आपने। और जिसका जनक ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 5 है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एक एक बात को ध्यान से पढ़ते रहो आप। देखो जो मैं बातें बताऊं उन पे ध्यान दिया करो आप थोड़ा सा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। देखो चैप्टर 3 की बात करूं, चैप्टर 3 में आपने प्रॉब्लम पूछी थी क्या, टिक लगा रखा है वैसे मैंने। यदि आपने कोई प्रॉब्लम पूछी हो
देखो चैप्टर 3 की बात करूं मैं, 3 में आपने कोई प्रॉब्लम पूछी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। चैप्टर 3 में क्या है, जैसे आपके पास कोई क्रमचय ये है 2 3 5 1 4, ये क्या आपके पास कोई क्रमचय है। अरे इसमें क्या था, क्रमचय देखो, क्रमचय को किसके रूप में लिखना था, चक्कर के रूप में। तो चक्कर के रूप में कैसे लिखते थे आप, सबसे पहले एक का प्रतिबिंब 2 है तो 1 के आगे 2 आएगा, 2 का प्रतिबिंब 3 है तो 2 के आगे 3 आएगा, 3 का प्रतिबिंब 5 है तो 3 के आगे 5 आएगा, और 5 का प्रतिबिंब कितना है 4 तो 4 आएगा, 4 का 1 है, तो ये हमने चक्कर के रूप में लिख दिया। अब आपको पता है पक्षांतरण वगैरह लिखाना मैंने सिखाई दिया था आपको, तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। हाँ कुछ बातें पूछ तो रहे थे आप, क्या पूछ रहे थे, तो इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये है पक्षांतरण, क्रमचय को चक्कर के रूप में लिखना, चक्कर को पक्षांतरण में पढ़ाई था आपने। पहले को फिक्स करते हैं, पहले 1 को किसके साथ लेंगे, 4 के साथ, फिर 1 5 के साथ, 1 3 के साथ, 1 2 के साथ, ऐसे लेते हो आप। यदि मैं यहां चेंज कर देता हूं 1 2 3 1, अरे यहां 4 5 4, ये ले लो आप। यदि ऐसा है तो चक्कर कैसा बनेगा बताओ। अब 1 का प्रतिबिंब कितना होगा 2, 2 का कितना होगा 3, 3 का 1 है तो चक्कर यही क्लोज होगा, क्योंकि एंड हो गया साइक्लिक का। अब 4 का 5 है तो 4 के आगे 5, 5 का 4 है, रिपीट हो गया तो यही। अब ऐसा क्रमचय है तो ऐसा चक्कर बन जाएगा। तो ये नॉर्मल आपको पता ही है, इसको आप कैसे लिखोगे, 1 के साथ क्या लोगे 3, और 1 के साथ पक्षांतरण के रूप में ऐसे लिखते हो आप। अब ये आपको पता है कि मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 को, और मैं जैसे मान लीजिए f है, ये क्या है f है, तो आप मेरे को बताइए 1 को मैं क्या लिख सकता हूं। 1 को मैं f3 भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये तो पढ़ाया था f1 2 3 4 5 है जैसे, तो यहाँ f1 का मान जैसे ये तो पढ़ाया था मैंने कि ऊपर x है और यहाँ f है, तो नीचे क्या आता है fx आता है, नीचे क्या आता है fx। जैसे यहाँ 1 है तो ये f1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, नीचे प्रतिबिंब आता है, ऊपर y है तो नीचे क्या आएगा fy। यदि f की जगह g है, ऊपर x है तो नीचे क्या आएगा gx और gy। यहाँ p है तो यहाँ पर क्या आएगा px और py। ये तो कॉमन सेंस की बात है। f2 का मान पूछे तो कितना बताओगे आप, 3 बताओगे यहाँ उसको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि f3 का मान 1 है, जैसे मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ f2, क्योंकि f2 की वैल्यू है 3 यहाँ, तो f2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को f2 भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा एक्सप्लेन मैं क्या करूंगा, आपको बहुत कुछ समझाया था उस टाइम मैंने, चैप्टर एक बार क्लासेज और देख लेना आप, सब कुछ आपको समझाया हुआ है, ऐप पर एक एक बात आपको समझाई हुई है चैप्टर 3 के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। देखो चैप्टर 3, वैसे कुछ विद्यार्थी भी शर्मा रहे हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है। शर्मा क्यों रहे हैं, वो प्रॉब्लम पूछने से शर्मा रहे हैं। बेटे ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम कोई छोटी बड़ी नहीं होती। यदि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप पूछो मेरे से, आप शर्माने से काम नहीं चलेगा कि वो पूछ लेगा प्रॉब्लम। अरे उसकी पढ़ाई आपके थोड़ी काम आएगी, आपके तो अपनी पढ़ाई काम आएगी। अब देखिए आप, अब मैं बात करूं चैप्टर 4.a की बात कर रहा हूं। इसकी भी एक प्रॉब्लम पूछी थी आपने, क्वेश्चन नंबर 1 का C आया था आपके पास। तो H बराबर क्या दे रखा था 1 + 2m और 1 + 2n, और mn कहां से ले रहे थे आप, Z से। ये तो था
एक तो H दे रखा है, और एक G बराबर क्या दे रखा है, G बराबर क्या दे रखा है, C नॉट डॉट। G किसको मान रहा है, C नॉट डॉट को। ओके, तो ये है। अब हमें H सम्मुख लिखे ग्रुप G का एक उपग्रुप है, तो H को हमें क्या दिखाना है, G का एक उपग्रुप दिखाना है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं S तथा, अरे याद तो होगा ना आपको, भूल थोड़ी गई आप। सब ग्रुप के लिए मैंने क्या लिखाया था कि H G का सब ग्रुप कब होता है, एक तो H G का सबसेट हो, एक H डज नॉट इक्वल 5 हो, और एक दो एलिमेंट्स अपन खास से लें S से, तो उनका स्टार भी किस में होना चाहिए, A स्टार B इनवर्स भी H में होना चाहिए। मैंने ये लिखाया था, आपको याद हो तो लिख देना S तथा G की परिभाषा से, S तथा G की परिभाषा से स्पष्ट है कि H सबसेट G। क्यों, अरे G में तो क्या है, C नोट क्या होता है, जो आपके पास अशून्य सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उनका सेट होता है आपके पास। तो C नोट तो क्या है, अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। कहने का G में क्या है, जीरो के अलावा सभी सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो क्या कभी H का मान जीरो आ सकता है क्या, मेरे को बताइए। H का मान कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो तभी आता जब यहाँ -1 होता है। ये मान कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि m का मान z से लेके चल रहे हैं। ये -1 तभी बनता जब m का मान क्या लेते, -1/2, और वो ले नहीं सकते क्योंकि mn कहां से लेके चल रहे हो, z से। क्या इस h का मान इनफाइनाइट आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो मान कब आता है इनफाइनाइट, जब हर में क्या आता, जीरो। हर में जीरो आ सकता है क्या, आप बताइए मेरे को। हर में जीरो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो तभी आता है जब n का मान आप क्या ले सकते थे, -1/2, लेकिन n तो z से लेके चल रहे हो, z में -1/2 नहीं होता, तो h में भी जीरो नहीं है, और C नोट इनफाइनाइट वगैरह भी नहीं आ रहा है h का मान, और G तो क्या है, जीरो के अलावा सभी सम्मिश्र संख्याएं हैं उसमें। अब इसके मान तो अपने को पता है कैसे आएंगे, m का मान 1 लिया तो क्या आ गया, 3/3 1, 2 लेंगे ऐसे, mn का मान 2 3 ऐसे कुछ लोगे, तो h के मान तो वास्तविक संख्या ही आएंगी, कन्फर्म है। h का मान तो हमेशा क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा, जबकि G तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो h है वो किसका सबसेट है, G का। ओके, और ये आपको नॉर्मल पता लग रहा है, क्योंकि mn का मान z से लेते जाएंगे तो h में h तो डज नॉट इक्वल 5 है, क्योंकि h में तो कितने अवयव हैं आपको पता हो तो, अनंत। h में कितने अवयव हैं, अनंत अवयव हैं, क्योंकि mn का मान z से रखते जाएंगे, h का मान चेंज होता जाएगा, तो डज नॉट इक्वल 5 तो है, फिर अनंत अवयव है, तो अरे एक भी अवयव आ जाए h में तो भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल 5 होगा वो, तो ये भी है। अब आपको दो एलिमेंट्स H को ग्रुप दिखाना है G का, तो दो एलिमेंट्स आपको कहां से लेके चलने हैं, S से। तो मैंने दो एलिमेंट S से क्या माने, x y मान लिए। अब S से है तो आपको पता है x y कैसे होंगे, x बराबर तो मैंने मान लिया 2m1 + 2n1, और y बराबर मैंने मान लिया 1 + 2m2 1 + 2n2। ये भी पता आपको m1 n1 m2 n2, ये किस में होगा, z में होगा, ये किस में होगा, z में होगा। अरे दो एलिमेंट्स ऐसे लिए ऐसे ले रहे हैं, तो हमें पता है ऐसे मान आएंगे, तो हमने मान लिए। अब ये किस में होते हैं, z में होते हैं, तो मैंने z में मान लिए। अब आपका छोटा सा काम और बच गया एक, कौन सा, वो देखो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन डॉट है, तो अब आपको क्या करना है, x डॉट वाई इनवर्स का मान किस में दिखाना है, h में। यदि आपने x डॉट वाई इनवर्स का मान h में दिखा दिया तो h क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप, और आपका खेल भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो 1 + 2m1 / 1 + 2n1, और y का इनवर्स क्या होगा,
अरे y क्या दे रखा है, पहले तो ये देखो 1 + 2m2 और 1 + 2n2 का इनवर्स। इनवर्स सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। और तो क्या होगा बेटे, इनवर्स लेते ही क्या हो जाएगा, क्योंकि गुणा है, गुणा का इनवर्स तो 7 का इनवर्स 1/7 होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा 2n2 और 1 + 2m2। अब गुणा कर दीजिए आप इनको मजे से बेटे। अब गुणा करेंगे तो पहले 1 दोनों से गुणा होगा तो 1 + 2n2, फिर ये 2m1 इनसे गुणा होगा तो 2m1 1 से गुणा होगा तो 2m1, और 2m1 2n2 से होगा तो 4m1n2। पहले 1 दोनों से गुणा होगा, फिर 2n1 1 से गुणा होगा, फिर 2n1 इससे गुणा होगा तो 4n1m2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 और +2 n2 + m1, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2m1n2। 1 + 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m2 + n1, 2 कॉमन लेंगे तो 2n1m2, यही आएगा। अब ये आपको पता है किस में होगा, h में। ये किस में होगा, h में। ये मान हमें पता है h में है, क्यों लिख दोगे आप, चूंकि m1 n1 m2 n2 किस में है, z, तो इसलिए n2 + m1 + 2m1 n2 किस में होगा, z में। और m2 + n1 + 2n1 m2 किस में होगा, z में। अरे यदि ये z में है, ये क्योंकि z में है यहां से पता है। अब कोई भी ये z में है तो इनको जोड़ेंगे तो भी मान z से आएगा, गुणा करेंगे तो भी z से आएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो भी z से आएगा। यदि इंटीजर नंबर है उनको 2 से गुणा कर रहे हो तो z में आता है, 2 इंटीजर नंबर को जोड़ते हैं तो भी इंटीजर नंबर आता है, 2 इंटीजर नंबर को गुणा करते हैं तो भी इंटीजर नंबर आता है। तो ये किस में है, z में है, तो ये भी z में, ये भी z में। और h में होने के लिए 1 + 2 1 + 2 है, हाँ है दोनों जगह। और ये किस में होना जरूरी है, z में, तो z में है ये। तो ये मान कंप्लीट मान किस में आ जाएगा, h में। लिख देना अतः समुच्चय h G का एक उपग्रुप है, लिख दोगे आप। और क्या पूछा था आपने, और नहीं पूछा क्या आपने, ठीक है। और भी कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो आप यूनिट नंबर जब सेकंड की आपको प्रॉब्लम पूछेंगे तब पूछ लेना। अब जल्दी से जल्दी आप यूनिट नंबर सेकंड को कवर कीजिए, क्योंकि न्यू पेपर जल्दी स्टार्ट होने वाला आपका, तो जल्दी से जल्दी आप यूनिट नंबर सेकंड को कवर करो और उसकी प्रॉब्लम पूछो आप मेरे से, ओके।